तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट इंग्लिश के कम्युनिकेशन इसके यूनिट जिसका नाम है राइटिंग स्किल्स इसको करने वाले हैं। हम ऑलरेडी हमारी जो यूनिट है इससे पहले उनको अपलोड कर चुके हैं, जिनकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर ग्रेजुएशन के और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जिनकी वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है राइटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो हम इसमें राइटिंग प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं। एज राइटिंग इज अ प्रोसेस, जैसे कि राइटिंग एक प्रक्रिया है, सो देयरफॉर इट यूजुअली फॉलोज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। इसलिए देयरफॉर का मतलब इसलिए यूजुअली ये फॉलो करती है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को। यानी राइटिंग जैसे कि एक प्रोसेस है तो ये फॉलो करता है एक सीक्वेंस को। जैसे कि फर्स्ट होता है प्री राइट, राइट एंड री राइट। प्री राइट का मतलब होता है लिखने से पहले, फिर जब हम लिखते हैं और वापस से लिखना है, तो ये हमारे पूरा सीक्वेंस होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट को, जो कि है प्री राइट। प्री राइटिंग इज अ प्रोसेस विच कम्स बिफोर एक्चुअल राइटिंग बिगिंस। तो प्री राइटिंग जो होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि पहले आता है, जब हम लिखना शुरू करते हैं उससे पहले। यानी कि जब हम एक्चुअली में अपनी राइटिंग शुरू करते हैं तो उससे पहले आने वाला प्रोसेस होता है, जिसको प्री राइटिंग कहते हैं। प्री का मतलब होता है पहले एंड राइटिंग, यानी कि राइटिंग से पहले वाला जो प्रोसेस होता है। वन मस्ट थिंक ओवर सर्टेन सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स बिफोर वन बिगिन राइटिंग दे आर। यानी कि किसी को भी जैसे कि कोई लिखने चलता है तो उसको कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के ऊपर पहले सोचना पड़ता है लिखने से पहले। यानी कि अगर कोई कुछ लिखने जा रहा है तो उसको लिखने से पहले बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिनके ऊपर काम करना होता है, जिनके बारे में सोचना होता है। सो दे आर, तो वो बातें क्या क्या हैं जिनका ध्यान रखना होता है। वन शुड फिगर आउट एम्स एंड गोल्स ऑफ राइटिंग। यानी कि सबसे पहले तो किसी को ये फिगर आउट करना चाहिए, ये जानना चाहिए कि वो जो लिख रहे हैं उस पर लिखने का लक्ष्य क्या है, यानी कि किस लक्ष्य के साथ वो लिखना चाहते हैं, यानी लिख क्यों रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है वन शुड गैदर ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड डाटा ऑन सब्जेक्ट वन डिसाइड्स टू राइट। यानी कि जो भी कोई लिखना चाहता है उसको इकट्ठी करनी चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन और डाटा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जिसके बारे में भी वो लिखना चाहते हैं। यानी आप जिस भी टॉपिक के बारे में लिखना चाहते हो, आपने जो भी टॉपिक डिसाइड किया है जिसके ऊपर आप लिखना चाहते हो, उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से भी आपके पास अवेलेबल कर सको, आपको सारी इन्फॉर्मेशन और डाटा पहले इकट्ठा कर लेना चाहिए। आपके पास पहले फ्रेंड्स कंटेंट तो होना चाहिए ना लिखने के लिए, तो ठीक है, तो पहले सबसे पहले कंटेंट इकट्ठा कर लो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वन शुड देन डिटरमाइन द स्टाइल ऑफ राइटिंग। ठीक है ना, फिर जब आप कंटेंट भी इकट्ठा कर लो अपने पास, तो फिर आपको डिटरमाइन करना चाहिए, ये निश्चित करना चाहिए कि आप अपना स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या रखना चाहते हैं। यानी कि आप किस स्टाइल में अपनी राइटिंग करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, तो आपको फिर बाद में ये चूज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वन नीड्स टू प्लान ऑल असाइनमेंट्स टुगेदर एंड मेक श्योर दैट डेडलाइंस फॉर ईच ऑफ देम आर मेट, देयरफॉर इट इज सिग्निफिकेंट दैट वी मेक आउट अ प्लान। सो जैसे कि किसी को भी क्या करना चाहिए, ज़रूरत होती है अपने सारे असाइनमेंट्स को एक साथ प्लान करने की, जिससे कि आप ये पक्का कर सको कि जो उनके डेडलाइंस हैं उन तक आप मतलब कि उनको पार कर लो। होता है ना फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है हमें किसी भी काम को करने के लिए डेडलाइंस दी जाती है। जैसे कि हम जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं तो हमको कह दिया जाता है कि इसे 4 घंटे के अंदर करना है आपको, ये टेस्ट वगैरह आपका, तो वो जो 4 घंटे हो जाते हैं वो हमारी डेडलाइन हो जाती है। तो हमें इस तरीके से अपने असाइनमेंट्स या फिर इस तरीके से अपने काम को प्लान करना चाहिए कि जो डेडलाइंस होती है उससे पहले पहले हमारा काम हो जाए। सो देयरफॉर इट इज सिग्निफिकेंट दैट वी मेक आउट अ प्लान। सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण है कि हम जो है एक प्लान बनाए सबसे पहले। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इन राइटिंग असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स फॉर एकेडमिक पर्पसेस अ वर्ड लिमिट इज ऑल्सो सेट बाय इंस्ट्रक्टर्स, टीचर्स, इवेल्युएटर्स। क्या होता है, जैसे कि राइटिंग असाइनमेंट्स होते हैं हमारे या फिर प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि किसी एकेडमिक पर्पस के लिए किए जाते हैं, यानी हमारी शिक्षा से रिलेटेड उद्देश्य के लिए होते हैं। ठीक है ना, तो इनमें क्या होता है एक वर्ड लिमिट हमें सेट कर दी जाती है इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा या फिर इवेल्युएटर्स के द्वारा। तो इनके द्वारा एक वर्ड लिमिट सेट कर दी जाती है। तो क्या होता है हमें फिर जो भी काम करना होता है वो उस वर्ड लिमिट के अंदर करना होता है ना फ्रेंड्स। जैसे कि मैं एग्जाम में बोल देते हैं कि एक रिपोर्ट लिखिए लेकिन उसके मैक्सिमम वर्ड्स जो है वो आपको 150 वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। तो आपको क्या करना होता है, आपको फिर जो भी आप पूरी रिपोर्ट में लिखना चाहते हो उसको आपको 150 वर्ड्स के अंदर ही लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एक वर्ड लिमिट लगा दी गई है। तो क्या होता है हमारे राइटिंग असाइनमेंट्स या फिर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि हमारी स्टडी से रिलेटेड होते हैं उनके अंदर एक वर्ड लिमिट सेट कर दी जाती है। वन शुड लिमिट वन सेल्फ विद इन word limit and give more importance to facts and arguments which are primary to support topic।
यानी कि किसी को भी अपने ऊपर वर्ड लिमिट सेट करनी चाहिए, जिससे कि क्या होता है, आप सब ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो होते हैं वो उन तथ्यों को और उन आर्ग्यूमेंट्स को देते हैं जो कि आपके टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। फिर आप फालतू की बातें नहीं लिखते, फिर आप इंपॉर्टेंट बातें लिख के छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एक वर्ड लिमिट है, आप इनसे ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो ये बोला है कि किसी के ऊपर भी वर्ड लिमिट जो है वो सेट होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी अपने फैक्ट्स को, उन आर्ग्यूमेंट्स को ज़्यादा ज़रूरी समझता है जो उसके टॉपिक के लिए ज़रूरी होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा राइट। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले हमने प्री राइट देखा कि प्री राइट के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम देख रहे हैं राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। Once the relevant information and data has been gathered and a rough structure of argument is decided, it is time to process of writing। यानी कि जब एक बार हमारे relevant information यानी जिस भी टॉपिक के बारे में हम लिखना चाहते हैं उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जानकारी और डाटा हम इकट्ठा कर ले और एक रफ स्ट्रक्चर जो होता है वो हम आर्ग्यूमेंट का डिसाइड कर ले कि हमें कैसे कैसे क्या क्या लिखना है, तो ये टाइम होता है, ये सही टाइम होता है कि हम अपना राइटिंग की जो प्रक्रिया होता है वो करें, यानी कि अब हम लिखना शुरू करें। इन दिस फेज ऑफ writing, one should organize the writing in such a manner that it is easily comprehensible। यानी कि राइटिंग के फेज के अंदर क्या होता है, किसी को भी ये मतलब कि ये देखना चाहिए कि आप जो भी लिखो उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करो, उसको इस तरीके से दिखाओ, इस तरीके से लिखो, इस मैनर से लिखो कि वो बहुत आसानी से समझ आ सके। यानी कि जब भी आप कुछ लिखने चलते हैं फ्रेंड्स, तो उसको इस तरीके से लिखना कि जो सामने वाला बंदा उसको देखकर आराम से समझ सके, उसको दिक्कत ना हो। यानी अपनी राइटिंग को भी साफ रखना, लिखने के तरीके को भी साफ रखना, और जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको हाईलाइट करते चलना, मतलब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जिससे कि सामने वाले बंदे को आपकी बातों को समझने में दिक्कत ना आए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो था री राइट, यानी कि दोबारा से लिखना। इट इज़ फाइनल स्टेप ऑफ राइटिंग प्रोसेस। ये जो है राइटिंग के जो प्रक्रिया होती है पूरी, उसका फाइनल स्टेप है। दिस स्टेप रिक्वायर्स दैट वन रिवाइजेस द रफ ड्राफ्ट एंड एडिट्स इट। तो ये जो स्टेप है इसमें ज़रूरत होती है कि कोई जो उसने रफ ड्राफ्ट बनाया, यानी कि जो भी उसने लिखा है उसको एक बार रिवाइज करे, यानी कि उसको एक बार पूरा देखे एंड एडिट करे उसको। यानी अगर उसमें कोई भी गलती रह गई हो या फिर उसको कुछ नया सोचने में, मतलब उसको कुछ नया याद आया हो कि तो मैं लिखना भूल ही गया, तो उसको भी लिख सकता है। तो इस प्रोसेस के अंदर या फिर ये जो हमारा स्टेप होता है इसके अंदर ये सब होता है कि पहले एक बार चेक कर लेना कि कोई गलती तो नहीं है और फिर उसको एडिट कर देना। तो ये हमारी राइटिंग प्रोसेस हो गया। ठीक, अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक नोट मेकिंग। नोट मेकिंग क्या होता है, यानी कि नोट्स बनाना। बहुत बड़ा कंटेंट दे दो और उसमें से छोटे छोटे करके नोट्स बनाना, उसको कहते हैं नोट मेकिंग। नोट मेकिंग इज एन एक्सरसाइज। नोट मेकिंग एक एक्सरसाइज है दैट वी नीड टू डू, जिसे करने की हमें जरूरत होती है, बिकॉज इट इज अ की टू सक्सेस इन एकेडमिक एज वेल एज प्रोफेशनल फील्ड्स। क्योंकि ये सफलता की एक चाबी है एकेडमिक में भी, यानी कि हमारी शैक्षणिक पढ़ाई में भी, जो कि हम शिक्षा से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, यानी कि हमारे जो पढ़ाई होती है वो, ठीक है ना, और एज वेल एज प्रोफेशनल फील्ड्स, और जो हमारे प्रोफेशनल फील्ड्स होते हैं उनके अंदर भी। यानी कि नोट मेकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये हमारी सफलता की चाबी है हमारी पढ़ाई के अंदर भी और प्रोफेशनल फील्ड्स के अंदर भी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेक्निक्स ऑफ नोट मेकिंग और हाउ टू मेक नोट्स। यानी कि वो क्या तकनीक है जिनसे हम नोट मेकिंग कर सकते हैं, या फिर हाउ टू मेक नोट्स, यानी कि नोट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, हेडिंग सेम है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द फर्स्ट सिग्निफिकेंट थिंग अबाउट नोट मेकिंग इज दैट रीडर शुड रीड पैसेज क्विकली और वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू फिगर आउट की आइडियाज, मेन थीम और पैसेज। यानी कि जो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है ये कि जब भी नोट मेकिंग करने चलते हैं तो रीडर जो होता है, यानी कि जो पढ़ने वाला होता है, उसको किसी भी पैसेज को एक तो जल्दी से पढ़ लेना चाहिए और बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। या तो वो उसे जल्दी से एक बार पढ़ ले या फिर एक बार उसको बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़े। एंड ट्राई टू फिगर आउट, और कोशिश करें ये जानने की कि ये जो हमारी पूरा पैसेज दिया है इसके अंदर की आइडियाज़ क्या है, यानी कि इसके अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं, और इसका मेन थीम क्या है, यानी ऐसा कौन से ऐसे थीम है जिससे रिलेटेड ये पूरा पैसेज है। तो ऐसी इन बातों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो नोट मेकिंग करने से पहले जो पैसेज होता है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, जो भी उस पैसेज में जो भी बातें बताई हैं, ताकि उनको आप समझ सकें। नेक्स्ट है हमारा, द नोट मेकर शुड पुट मेन आइडिया ऑफ पैसेज एज हेडिंग्स ऑफ पैसेज। यानी कि जो नोट मेकर होता है, नोट को बनाने वाला होता है, उसको क्या चाहिए कि जो मेन आइडिया होता है पैसेज का वो उसको हेडिंग के तौर पे इस्तेमाल करे। दैट द नोट मेकर शुड पुट मेन आइडिया ऑफ पैसेज एज हेडिंग ऑफ पैसेज। यानी कि जो नोट मेकर को ये चाहिए कि मेन आइडिया जो होता है पैसेज का वो उसको पैसेज के हेडिंग की तरह इस्तेमाल करे। द हेडिंग शुड बी शॉर्ट। हेडिंग्स जो होती है वो शॉर्ट होनी चाहिए एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, और आसानी से समझ में आने लायक होनी चाहिए। एंड यूजुअली रिटन ऑन टॉप मिडल ऑफ पेज,
और यूजुअली कहाँ लिखी होनी चाहिए, पेज के टॉप में, और वो भी बीच में, यानी कि जो हमारा पेपर होता है उसके बीचों बीच लिखी होनी चाहिए, सबसे ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंडर हेडिंग्स ऑफ पैसेज सब हेडिंग्स आर रिटन, यानी कि जो हमारी पैसेज की हेडिंग होती है, यानी कि जब हम नोट मेकिंग करने चलते हैं तो हेडिंग के नीचे हमें सब हेडिंग लिखनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब ये सब हेडिंग क्या होती है, क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई एक मेन टॉपिक जो है उसको तो हमें हेडिंग की तरह दिखाने देना चाहिए, लेकिन अगर उसके अंदर भी हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे टॉपिक्स दिए हुए हैं तो उनको हम सब हेडिंग्स कहते हैं। तो हेडिंग्स के नीचे सब हेडिंग्स लिखनी चाहिए। वंस वी आर थ्रू विथ सब हेडिंग्स इट इज़ एसेंशियल टू राइट द पॉइंट्स अंडर ईच सब हेडिंग, यानी कि जब हम एक बार सब हेडिंग्स लिख लेते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम उनके नीचे उनके पॉइंट्स भी लिखें, यानी कि जो भी हमने हेडिंग लिखी है फिर उसके नीचे हमने सब हेडिंग लिखी तो सब हेडिंग से रिलेटेड हमें उसके कुछ पॉइंट्स भी लिखने होते हैं, तो वो ज़रूरी है कि हम उसके पॉइंट्स लिखें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अदर सिग्निफिकेंट थिंग्स, यानी कि कुछ जो दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए नोट मेकिंग के दौरान। देयर इज़ नो नीड टू राइट फुल सेंटेंसेज इन नोट मेकिंग, यानी कि यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा सेंटेंस लिखो नोट मेकिंग में, ठीक है ना, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। और एब्रीवेशन शुड बी यूज्ड एज मच एज पॉसिबल्स, और आपको एब्रीवेशंस का इस्तेमाल करना चाहिए जितना आप कर सको। तो ये एब्रीवेशंस क्या होती है, तो अभी जैसे कि आप इसके अंदर देख रहे हो साइंस, तो मैंने साइंस को शॉर्ट में लिखा है SC डॉट। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को शॉर्ट में लिखा है GOVT। राइजिंग, राइजिंग को मैंने दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके के साइन का इस्तेमाल कर दिया है। तो ये जो हुई ये हमारी एब्रीवेशंस हुई, यानी किसी भी वर्ड को छोटा करके दिखाना सिंपल वे में, ठीक है, तो इसको कहेंगे एब्रीवेशंस। तो अब हम नीचे एक पूरा फॉर्मेट देखने वाले हैं अपने नोट मेकिंग का कि कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि सोचिए हमारा पूरा एक पेपर है, तो मैंने बताया था हेडिंग जो भी हमें लिखनी होती है उसको हम बीच में लिखते हैं टॉप में, फिर उसके बाद हम हेडिंग के नीचे लिखते हैं अपनी सब हेडिंग्स, यानी कि जो हमारा जिस बारे में हम नोट मेकिंग लिख रहे हैं वो तो हो गई। जैसे कि फ्रेंड्स होता है ना, जैसे कि मैं आपके लिए इस चैप्टर की नोट मेकिंग कर रही हूँ तो मैंने हेडिंग में लिखा अपने चैप्टर का नाम, फिर उसके बाद मैं अपनी सब हेडिंग्स लिखना शुरू करती हूँ। जैसे कि मैंने अभी बताया नोट मेकिंग वगैरह, राइटिंग के प्रोसेस वगैरह, तो ये सब मेरी सब हेडिंग्स थी। तो मैंने अपनी सब हेडिंग लिखी, फिर उसके नीचे मैं उनके पॉइंट्स लिखती हूँ। जैसे कि मैं भी आपके एग्जाम्पल के तौर पे वही बता रही हूँ, मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था राइटिंग के जितने भी प्रोसेस होते हैं, तो मैंने अपनी सब हेडिंग डाली थी, फिर उसके बाद मैंने उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको समझाए थे, वो लिखे थे। फिर सेकंड जो सब हेडिंग हमने अपनी डाली वो हमारी नोट मेकिंग, तो मैंने अपनी नोट मेकिंग के बाद आपको उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स समझाए। तो ये है कि मतलब सबसे पहले अपना हेडिंग लिखनी है, यानी कि जो भी हमारे पैसेज का मेन थीम होता है, फिर उसके बाद हमें सब हेडिंग्स, और सब हेडिंग्स के नीचे पॉइंट्स लिखना ज़रूरी होता है। और पॉइंट्स को कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है उसको 1 पॉइंट A, सेकेंड पॉइंट को 1 पॉइंट B, या फिर हम इसको 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, जब आप अपनी जनरल नॉलेज के लिए नोट्स बना रहे हो ज़रूरी नहीं आप इन सब रूल्स का फॉलो करो, लेकिन अभी आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, अगर आपको एग्जाम में नोट मेकिंग आती है तो आपको इन सब रूल्स को जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो जब भी आप वहाँ पे कोई पॉइंट लिखोगे तो 1 पॉइंट A या फिर 1.1 वगैरह करके लिखना, एंड सेकेंड में लिखोगे तो 2 पॉइंट A या फिर 2.1, ठीक है ना, ऐसे करके अपने पॉइंट्स लिखना। और किसी भी हेडिंग से रिलेटेड, किसी भी सब हेडिंग से रिलेटेड मिनिमम आपको 2 to 3 पॉइंट्स देने होंगे, ठीक है ना, इससे कम पॉइंट्स आप नहीं दे सकते। फिर इसके सबसे नीचे आपको लिखनी पड़ती है एब्रीवेशंस यूज्ड, यानी कि आपने जो भी एब्रीवेशंस इस्तेमाल किए हैं उनको सबको आपके एंड में लिखना होता है। पूरी नोट मेकिंग के दौरान आपने जितनी भी एब्रीवेशंस इस्तेमाल किए, यानी जितने भी शब्दों को छोटा करके इस्तेमाल किया है, वो सब आपको नीचे लिखने पड़ते हैं। तो नोट मेकिंग आपकी तभी कंप्लीट होती है। अगर आपने जो एब्रीवेशंस यूज़ किए हैं उनको नहीं लिखा तो आपकी नोट मेकिंग हाफ रह जाएगी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग। तो पैराफ्रेजिंग मीन्स पुटिंग अ पीस ऑफ राइटिंग इन न्यू वर्ड्स। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है किसी भी एक लिखे हुए पीस को नए वर्ड्स के अंदर दर्शाना, यानी कि उसको नए वर्ड्स में लिखना। द रिजल्ट ऑफ पैराफ्रेजिंग शुड बी डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स, यानी कि क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि कोई एक पूरा पैसेज दिया हुआ है मुझे और मुझे कहा इसकी पैराफ्रेजिंग करो, तो मैं कैसे करूँगी, मैं पहले उस पूरे जो भी मुझे पूरा पैसेज दिया है मैं उसको पढ़ूंगी, ठीक है ना, और फिर उसके बाद मैं उसको अपने लैंग्वेज के अंदर लिख दूंगी, तो वो कहलाएगी पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी मैंने लिखा, यानी कि द रिज़ल्ट ऑफ पैराफ्रेजिंग, यानी कि मेरा जो रिज़ल्ट था पैराफ्रेजिंग का वो अलग होना चाहिए ओरिजिनल सोर्स से, यानी कि वो बिल्कुल सेम नहीं होना चाहिए, उससे अलग होना चाहिए। सो इट काउंट्स एज योर ओरिजिनल राइटिंग। तो जो भी आप पैराफ्रेजिंग करते हो, यानी कि दूसरे पैसेज को अपने तरीके से लिखते हो, तो वो आपका खुद का कंटेंट कहलाता है। सो इट काउंट्स एज, वो काउंट होता है
एज योर ओरिजिनल राइटिंग, आपके ओरिजिनल राइटिंग के तौर पे। एट द सेम टाइम बिकॉज यू विल बी गिविंग क्रेडिट टू ऑथर ऑफ टेक्स्ट सो ही या शी मस्ट नॉट बी मिसक्यूटेड। तो क्या होता है, सेम टाइम पे आप जैसे कि आपने कोई बुक ली फ्रेंड्स, ठीक है ना, तो आपने उस बुक को अपने शब्दों के अंदर पूरा लिख दिया और अपनी बुक बना दी, तो उस बुक को आप अपना नाम दे सकते हो। क्यों? और उसे आप अपना ओरिजिनल कंटेंट भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आप उस बुक के अंदर उस बंदे को क्रेडिट दे रहे हो जिसकी बुक का आपने इस्तेमाल किया। तो जब आप अपना क्रेडिट दे दोगे ना उसे, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप गलत तरीके से लिखें। यानी कि आप जो पैसेज लिख रहे हो आप उसको मतलब सेम होना चाहिए, जो आप समझाना चाहते हो, जो उस पैसेज में समझाया गया है वो सेम होना चाहिए, लेकिन वर्डिंग्स अलग होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, आप दूसरे बंदे को, जब दूसरे ऑथर को आप क्रेडिट दे दोगे तो वो आपको गलत भी नहीं समझेगा और आपको ये भी नहीं होगा कि आप गलत तरीके से लिखो ताकि आपका कंटेंट जो आपका लगे। तो ये होती है पैराफ्रेजिंग, यानी कि किसी भी एक पैसेज को अपने शब्दों में लिखना, लेकिन उस पहले पैसेज की जो भी भावना होती है, जो भी उसमें समझाया गया, वो सब आप अपने पैसेज में समझो। देयरफॉर मीनिंग मस्ट नॉट बी चेंज, इसलिए क्या है, मीनिंग को यानी कि मतलब को बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि जो उस पैसेज के अंदर मतलब था, जो बात वो कहना चाहता था, वही बात अपने उस बात में कह सकते हो, आप अपने उस पैसेज में बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने उस ऑथर को क्रेडिट दे दिया है, वो अब आपको गलत नहीं समझेगा। नेक्स्ट है पैराफ्रेज रिटेन्स द सेम मीनिंग एज ओरिजिनल। पैराफ्रेज जो होता है ये बरकरार रखता है सेम मतलब बिल्कुल ओरिजिनल की तरह, जैसे कि ओरिजिनल में जो मीनिंग समझाया गया है वही आपके उस पैराफ्रेज के अंदर बरकरार रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया फ्रेंड्स, देयर हैज़ बीन मच डिबेट अबाउट रीजन्स फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपनिंग इन 18th सेंचुरी। क्या यहाँ पे बहुत सारी ऐसी डिबेट हुई थी इस रीजन से रिलेटेड कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो थी वो 18th सेंचुरी में कैसे क्यों हुई थी ब्रिटेन के अंदर, रेदर देन इन फ्रांस और जर्मनी, कि वो फ्रांस और जर्मनी में क्यों नहीं हुई। सो अभी हमने इसको पैराफ्रेज्ड किया है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने पैराफ्रेज क्या किया, हमने वर्डिंग चेंज कर दिया बिल्कुल। वाई द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड इन ब्रिटेन, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में ही क्यों हुई थी 18वीं सेंचुरी में, इंस्टेड ऑफ ऑन द कॉन्टिनेंट, इसके बजाय कि वो किसी महादेश महाद्वीप जैसे कि कॉन्टिनेंट पे नहीं हुई। हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेबल डिस्कशन, तो ये जो है सब्जेक्ट बन गया था उस महत्वपूर्ण डिस्कशन का। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो पूरा पैसेज था उसमें ये था कि ये एक टॉपिक, ये एक डिबेट बन गई कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 18वीं सेंचुरी में हुई थी वो ब्रिटेन में क्यों हुई, फ्रांस और जर्मनी में क्यों नहीं हुई। तो हमने पैराफ्रेज में भी यही कहा कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो 18वीं सेंचुरी में ब्रिटेन में क्यों हुई, कॉन्टिनेंट पे क्यों नहीं हुई। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट का मतलब है फ्रांस और जर्मनी। तो ये जो था ये सब्जेक्ट बन गया उस महत्वपूर्ण डिस्कशन का, उस महत्वपूर्ण चर्चा का। तो आप समझ रहे हो मतलब सेम है उन दोनों में, लेकिन वर्डिंग्स चेंज है, तो इसको कहते हैं पैराफ्रेज्ड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा पॉइंट, समराइजिंग मीन्स गिविंग अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ मेन पॉइंट्स ऑफ अ टेक्स्ट in one's own words while maintaining the meaning of original। यानी कि समराइजिंग का मतलब होता है किसी भी मतलब छोटी छोटी स्टेटमेंट देना सिर्फ मेन पॉइंट्स के बारे में किसी भी टेक्स्ट के। यानी कि अगर कोई टेक्स्ट लिखा है और मुझे उसको समराइज करना है तो मैं उसको छोटा करके अपने शब्दों में लिखूं, इसको कहेंगे समराइजिंग। वाइल मेंटेनिंग द मीनिंग ऑफ ओरिजिनलिटी, यानी कि जो ओरिजिनल है उसका मतलब जो है वो मेरी समरी में समझ आना चाहिए। समरी क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि सार, जैसे कि आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो उसके बारे में जो भी पूरा चैप्टर है उसको शॉर्ट में लिख देना, उसको कहते हैं समरी। ठीक है ना, आपने पढ़ी भी होगी। समरी क्या होती है, किसी भी चीज़ की जो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है उसको छोटे में लिख देना, ठीक है ना, उसको कहते हैं समरी। तो समराइजिंग हैज़ टू की कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन विद पैराफ्रेजिंग। तो जो समराइजिंग है उसकी ऐसी दो विशेषताएं हैं जो कि सेम है, यानी कि समान है पैराफ्रेजिंग से जैसे कि ओरिजिनलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि जो बात उसमें दर्शाई गई है उनकी ओरिजिनलिटी बनी रहती है दोनों के अंदर, और प्रिजर्वेशन ऑफ कंटेंट, यानी कि जो कंटेंट होती है उसका संरक्षण होता है उसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टेप बाय स्टेप पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग, कि पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग के जो है इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट, यानी सबसे पहले ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ो। एंड द सेकंड रीडिंग कैन बी स्पेसिफिक लुकिंग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट, फिर उसको एक बार दोबारा पढ़ो उसको अच्छे से समझने के लिए उस टेक्स्ट को। नेक्स्ट है यू कैन अंडरलाइन द मेन थॉट्स, आप जो है उस पैसेज से रिलेटेड उसमें मेन जो बातें बताई गई हैं उनको अंडरलाइन कर सकते हो, जो भी आपको मेन लगे। थर्ड है यू मेक नोट ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बना लो। वाइल मेकिंग नोट्स ट्राई नोट टू कॉपी वर्ड्स फ्रॉम टेक्स्ट अंटिल देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर देम, यानी कि जब आप नोट्स बना रहे हो तो कोशिश करना कि आप उस टेक्स्ट से
वर्ड्स जो है, शब्दों जो है उनको कॉपी ना करें, ठीक है ना, जब तक कि आपको कोई सब्स्टिट्यूट बचा ही ना हो। यानी कि कोई वर्ड ऐसा होता है ना जिसको कि हमें समझ ही नहीं आता है कि अब इसकी जगह कौन सा वर्ड इस्तेमाल करें, इसका तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो जब तक आपके साथ ऐसा ना हो तब तक किसी भी वर्ड को जो कॉपी ना करें। अगर ऐसा कोई वर्ड आ जाए कि हाँ आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब इसकी जगह क्या करूँ, तो आप टेक्स्ट से उस वर्ड को कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कंपेयर योर वर्जन विद ओरिजिनल टू सी वेदर ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैव बीन इंक्लूडेड। यानी कि फिर जो भी आपने अपने नोट्स बनाए हैं उनको कंपेयर करो ओरिजिनल के साथ, ये देखने के लिए कि आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको इंक्लूड किया है या फिर नहीं किया है। इफ़ यू फाइंड एनी यूनिक वर्ड, अगर आप कोई यूनिक वर्ड यानी कोई अलग सा वर्ड देखते हो ओरिजिनल के अंदर, उस ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर, सो देन यू कैन ऑल्सो यूज इट, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी क्योट्स के अंदर जो भी आपने लिखा है। टू शो डेट बोरोइंग फ्रॉम ओरिजिनल, ये दिखाने के लिए, इससे क्या दिखता है कि आपने हाँ ओरिजिनल से या फिर जो भी पूरा पैसेज था उससे आपने इस वर्ड को उधार लिया है। तो ये हो गया हमारा कि हम पैराफ्रेजिंग या फिर समराइजिंग किन स्टेप्स के द्वारा करते हैं। सबसे पहले जो भी पैसेज दिया होता है उसको पढ़ना होता है, फिर उसको मेन थॉट्स को अंडरलाइन कर सकते हैं, फिर उसके बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स बना सकते हैं, फिर उसे कंपेयर करो कि मतलब तो नहीं बदला है, ठीक है ना। और फिर अगर कोई ऐसा यूनिक वर्ड आ जाता है कि मतलब कि जो आपको पता ही नहीं है, आपको लगता है कि हाँ इसका मतलब मैं चेंज नहीं कर सकता, तो उसको आप बोरो कर सकते हो उससे। पहले हमारा टॉपिक है वो है लेटर राइटिंग, यानी कि लेटर को कैसे लिखते हैं। लेटर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स। यानी लेटर्स जो होते हैं उनको क्लासिफाई किया गया था, विभाजित किया होता है फॉर्मल में, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स, इन 3 प्रकार के अंदर बांटा गया होता है। तो सबसे पहले हम जो फॉर्मेट देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं फॉर्मल लेटर का। तो फर्स्ट होता है हेडिंग। The name and address of sender comes at top of letter whether it is an individual or an organization. This part is also termed as return address, which means receiver of letter knows whom and where to respond. यानी हेडिंग में जो आता है नेम और एड्रेस आता है सेंडर का, जो कि लेटर के टॉप पर लिखा जाता है। और ये जो नेम और एड्रेस होता है ये किसी एक इंडिविजुअल बंदे का भी हो सकता है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी वगैरह कहीं का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप किसी को लेटर लिख रहे हो, अगर आप अपने किसी बॉस वगैरह को लेटर लिख रहे हो तो क्या होगा, आप अपनी कंपनी नाम को, कंपनी वगैरह का नाम लिखोगे। या फिर अगर आप किसी और को लेटर लिख रहे हो जो कि फॉर्मल है, जैसे कि आप अपने प्रिंसिपल वगैरह को लिख रहे हो, ठीक है ना, तो आप उनका एड्रेस यूज़ करोगे। दिस पार्ट इज ऑल्सो टर्म। तो ये जो हमारा पूरा पार्ट हो गया हेडिंग का, जो सेंडर एड्रेस आता है जिसके अंदर, इसको हम रिटर्न एड्रेस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो रिसीवर होता है उसे ये पता चल जाता है कि उसे लेटर वापस से, यानी कि जो उसे अपना आंसर वाला लेटर है उसे कहाँ और किसे भेजना है। नेक्स्ट है हमारा रेफरेंस नंबर। सो इट इज़ द नंबर विच इज स्पेसिफिक टू अ लेटर। तो ये एक वो नंबर होता है जो कि हर लेटर के लिए अलग होता है, निश्चित होता है, यानी हर लेटर का एक अलग अलग नंबर होता है। इट हेल्प्स इन लोकेटिंग लेटर, ये मदद करता है लेटर को लोकेट करने में, ढूंढने में। दिस नंबर अलोंग विद डेट मेक्स इट अ वेरी स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ अ लेटर। तो ये जो नंबर है डेट के साथ, यानी कि इस नंबर के साथ डेट होती है जो कि इसको एक बिल्कुल अलग आइडेंटिटी बना देता है किसी भी लेटर की। यानी कि हर लेटर का उसका एक रेफरेंस नंबर होता है और उसके साथ डेट डली होती है, जिससे कि जो लेटर होता है उसके खुद की एक पहचान बन जाती है। नेक्स्ट है हमारा डेट। सो डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डेट्स आर यूज्ड इन वेरियस कंट्रीज, यानी अलग अलग तरीके होते हैं डेट के जो यूज़ होते हैं बहुत सारी कंट्रीज के अंदर। बट फॉर आवर कॉन्टेक्स्ट, लेकिन जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने इस कॉन्टेक्स्ट से, इसमें नॉर्मल यूजेस जो हम करते हैं डेट की, वी फॉलो, जो कि हम फॉलो करते हैं डेट, मंथ, ईयर। हम अपनी डेट के लिए ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं, डेट, मंथ, ईयर। बट फॉर ऑफिशियल पर्पस वी अडॉप्ट एनी वन ऑफ फॉलोइंग स्टाइल्स फॉर डेट राइटिंग। लेकिन ऑफिशियल पर्पस के लिए, यानी किसी ऑफिस के काम वगैरह के लिए, हम इनमें से कोई भी एक तरीका अपनाते हैं डेट का। लाइक 28 सितंबर 2019, यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर। सितंबर 28, 2019, यहाँ पे मंथ, डेट, ईयर। या फिर 28 सितंबर 2019, ठीक है। तो ये भी 3 तरीके होते हैं जिनमें से कोई एक हम अपने ऑफिस के लिए यूज़ करते हैं। बाकी जो मैंने पहले बताया था डेट, मंथ, ईयर, वो हम यूजुअली हर जगह इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनसाइड एड्रेस। तो इनसाइड एड्रेस क्या होता है? इट इज़ नेम एंड एड्रेस ऑफ रिसीवर ऑफ लेटर। तो ये होता है एड्रेस और नाम लेटर के रिसीवर का, ठीक है ना, यानी जिसको लेटर भेजा जा रहा है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट लाइन। इट इज़ वन लाइन, ये
1 लाइन का होता है लगभग। सब्जेक्ट ऑफ लेटर यानी कि जो हमारा लेटर हो किस विषय से रिलेटेड है, तो ये 1 लाइन का होता है। इसके बाद आता है हमारा सैल्यूटेशन। सो कॉमनली सैल्यूटेशन के लिए हम यूज करते हैं सर या फिर मैडम, या फिर इनके अलावा डियर सर या फिर डियर मैडम, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि अगर हम किसी को जानते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि कोई मिस्टर राजीव खन्ना हो गए, मेरे कोई दोस्त है, सोच लो आप, तो अगर मैं उनको लेटर लिख रही हूँ तो मैं उनके लिए सैल्यूटेशन का जो इस्तेमाल करूंगी, मैं करूंगी डियर मिस्टर खन्ना। मैं उनका जो फर्स्ट नेम होता है राजीव, मैं उसको इस्तेमाल नहीं करूंगी, जो उनका सरनेम होता है मैं उसको शो करूंगी, जैसे डियर मिस्टर खन्ना या फिर डियर मिसेस मलिक, कोई भी हो सकता है। या फिर जिन्हें हम नहीं जानते उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डियर सर और मैडम। तो सैल्यूटेशन हो गया। फिर इसके बाद आता है हमारे लेटर की बॉडी ऑफ लेटर। सो ये जो होती है, ये इसको डिवाइड किया गया था थ्री पार्ट्स के अंदर हमारी लेटर की बॉडी को डिवाइड किया होता है। फर्स्ट होता है इंट्रोडक्शन या फिर ओपनिंग पैराग्राफ, यानी कि जब हम लेटर को लिखते हैं तो उसके अंदर 3 पैराग्राफ लिखने होते हैं। पहला पैराग्राफ होता है हमारा इंट्रोडक्शन का या फिर ओपनिंग पैराग्राफ। व्हेन यू राइट अबाउट बैकग्राउंड, यानी कि जब हम बैकग्राउंड के बारे में लिखते हो, या फिर कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेटर के बारे में, यानी कि आप लेटर किसके संदर्भ में लिख रहे हो, किस बारे में लिख रहे हो, और इंट्रोड्यूस करते हो टॉपिक को, तो उस पैराग्राफ को कहते हैं इंट्रोडक्शन या फिर ओपनिंग पैराग्राफ। नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ बॉडी और मेन पैराग्राफ, यानी कि डिटेल्स, अब हम जो भी हम लिखने वाले हैं हम उसकी डिटेल्स लिखेंगे और इसको मेन पैराग्राफ भी कहते हैं। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ बॉडी, ये हमारी बॉडी जो होती है लेटर का उसका मेन पार्ट होता है। वेयर राइटर कैन गिव्स डिटेल्स ऑफ कंटेंट टू बी कन्वेड, जिसके अंदर राइटर जो होता है वो डिटेल्स देता है अपने कंटेंट से रिलेटेड जिसको वो आगे भेजना चाहता है ना, यानी इस पैराग्राफ के अंदर सारी मेन बातें लिखी होती हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। जो थर्ड पार्ट है हमारा वो है कंक्लूजन और क्लोजिंग पैराग्राफ। सो दिस इज सेक्शन ऑफ बॉडी, तो ये बॉडी ऑफ लेटर का वो सेक्शन है वेयर राइटर फोकसेज ऑन एक्शन रिक्वायर्ड फ्रॉम द रिसिपिएंट ऑफ लेटर, जहाँ पे राइटर जो होता है वो फोकस करता है उन एक्शंस पे जो कि उठाए जाने चाहिए रिसिपिएंट ऑफ लेटर के द्वारा। जैसे कि होता है ना, कई बार हम ये बताते हैं कि आपको इस समस्या से रिलेटेड ये करना चाहिए। सो क्लोजिंग शुड बी वेरी इफेक्टिव टू गेट डिजायर्ड एक्शन डन। तो क्लोजिंग जो होती है, यानी कि जब भी आप अपने लेटर को ख़त्म करते हो तो वो इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए जिससे कि जो आप एक्शन चाहते हैं कि हाँ ये होना चाहिए वो हो सके। नेक्स्ट होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है? आफ्टर क्लोजिंग पैराग्राफ, यानी कि जब आप अपनी बॉडी ऑफ लेटर ख़त्म कर देते हैं, यानी कि क्लोजिंग पैराग्राफ भी लिख देते हैं, तो उसके बाद लेटर जो होता है उसको हम अचानक से बंद नहीं करते, यानी कि अचानक से लेटर को वहीं नहीं छोड़ देते। द फ्रेजेस लाइक, तो हम ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, इनका इस्तेमाल किया जाता है सिग्नेचर स्लॉट से पहले, यानी कि अपना साइन करने से पहले ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। नेक्स्ट है हमारा सिग्नेचर स्लॉट। तो दिस पार्ट, ये जो पार्ट है हमारा, ये कैरी करता है सिग्नेचर, यानी कि इसके अंदर सिग्नेचर किया जाता है, नाम और डेजिग्नेशन ऑफ सेंडर, यानी कि सेंडर की पोजीशन क्या है। जैसे कि होता है ना, प्रिंसिपल होते हैं, कोई कंपनी का CEO वगैरह, तो वो अपनी डेजिग्नेशन भी लिखते हैं, तो उनकी पोस्ट को डेजिग्नेशन कहते हैं। तो सिग्नेचर स्लॉट के अंदर ये सब आता है। इसके बाद आता है हमारा रेफरेंस इनिशियल। सम ऑर्गेनाइजेशंस प्रीफर सिग्नेचर्स of other personnel involved in dictating or typing of a letter which helps them to locate easily in future who typed etc. यानी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो ये प्रीफर करती हैं कि कुछ दूसरे बंदों के सिग्नेचर्स भी होने चाहिए लेटर्स पे, जैसे कि जिसने लेटर को बोला है, जिसने सुनाया है दूसरों को, या फिर जिसने लेटर को टाइप किया है, तो उनके साइंस भी, उनके सिग्नेचर भी होने चाहिए, जिससे कि आगे चल के फ्यूचर में लेटर को ढूंढने में आसानी होती है उन्हें। तो रेफरेंस इनिशियल के अंदर दूसरे लोगों के सिग्नेचर्स वगैरह आते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है वो होता है इनक्लोजर्स, ठीक है ना, इसको शॉर्ट में मैंने ENCL डॉट लिखा है। दे आर जस्ट लाइक अटैचमेंट्स इन ईमेल्स। तो ये जस्ट अटैचमेंट की तरह होते हैं जो कि ईमेल्स में करते हैं। ईमेल्स में कोई फाइल अटैच करते हैं ना, जैसे कोई फोटो अटैच कर दी या फिर कोई हमने PDF वगैरह अटैच कर दी, तो ठीक है, ये इनक्लोजर्स भी उनकी तरह होते हैं। एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड विद मेन लेटर्स आर लिस्टेड इन दिस पार्ट, यानी कि अगर हम अपने लेटर के साथ कोई अलग से कोई डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं तो वह इनक्लोजर के अंदर आता है। तो नेक्स्ट हमारा कोर्टेसी कॉपीज, ठीक है ना, इसको शॉर्ट में CC भी कहते हैं। व्हेन कॉपीज ऑफ लेटर आर सेंट टू मोर देन वन रिसिपिएंट इट इज डिटेल्ड इन दिस पार्ट, यानी कि जब एक लेटर की कॉपीज जो होती है वो बहुत सारे लोगों को भेजी जाती है, यानी एक रिसिपिएंट से ज़्यादा 2, 3, 4, 6 बहुत सारे रिसिपिएंट को भेजी जाती है, तो ये इस पार्ट के अंदर आता है, उन्हें कोर्टेसी कॉपीज कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है? इसको PS भी कहते हैं शॉर्ट में। इट इज स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट होती है रिटन आफ्टर लेटर, जो कि लेटर के बाद लिखी जाती है।
हैज़ बीन कम्प्लीटेड, यानी कि जब लेटर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद लिखी जाती है। व्हेन राइटर ऑफ लेटर रियलाइज दैट शी या ही कंप्लीटेड बॉडी हो बट सम वाइटल इन्फॉर्मेशन इज लेफ्ट आउट इट कैन बी रिटन इन PS, यानी कि जब राइटर जो होता है वो अपने पूरे लेटर को लिख के ख़त्म कर दे और उसको एकदम से ये महसूस हो, ये रियलाइज़ करे वो कि वो किसी एक ऐसी इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को बताना भूल गया है अपने लेटर के अंदर जो कि बहुत ज़रूरी है, तो वो क्या करता है उसको फिर उसे PS के अंदर लिखता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे वो क्या करेगा, लेटर ख़त्म होने के बाद PS लिखेगा ऐसे, और जो भी उसने भूल गया हुआ फिर जो भी उसे चेंज करना उस लेटर के अंदर तो वो लिख देगा ऐसे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, द टाइमिंग ऑफ मीटिंग हैज़ चेंज्ड फ्रॉम 11 AM to 3 PM ऑन 17 नवंबर 2015। जैसे कि मीटिंग की जो टाइमिंग है वो चेंज कर दी गई है, 11 बजे से अब वो 3 बजे होगी 17 नवंबर को 2015 को। यानी अगर आप अपना लेटर लिख चुके हो और उसके अंदर कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप ऐसे PS लिख के कर सकते हैं। सो अब हम अपना एक लेटर का फॉर्मेट देखते हैं। तो ये हमारे लेटर का फॉर्मेट। सबसे पहले हम लिखते हैं हेडिंग, यानी कि नेम और एड्रेस ऑफ सेंडर जो होता है वो हेडिंग में आता है। इसको फ्रेंड्स यहीं पे लिखना है, ठीक है ना, इसी तरफ लिखना है इसको। तो इसको इसके अंदर हमारे सेंडर का एड्रेस वगैरह आता है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं रेफरेंस नंबर, यानी कि हमारे लेटर का कोई रेफरेंस नंबर होगा तो, लेकिन जब हम कोई पेपर एग्जाम वगैरह में लिखने चलते तो उसका कोई रेफरेंस नंबर नहीं होता है। तो फिर हम सीधा अपने सेंडर एड्रेस के बाद हम लिखते हैं डेट। डेट को हम किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल यूज़ के लिए हम ये फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं। मैंने वीडियो में बताया आपको वो 3 फॉर्मेट कौन से होते हैं। डेट के बाद हम लिखते हैं अपना रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जिसको हम भेज रहे हैं। फिर उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, यानी कि हमारे जो लेटर लिखा है हमने उसका विषय क्या है, किस टॉपिक से रिलेटेड है वो। सब्जेक्ट जो होता है वो 1 लाइन का ही होना चाहिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाइन हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, 1.5 लाइन से ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद हम सैल्यूटेशन करते हैं, यानी कि सर, मैडम, डियर सर, मैम, ठीक है ना, इस सब का इस्तेमाल करते हैं, सैल्यूटेशन करते हैं। फिर उसके बाद हम अपनी बॉडी ऑफ लेटर लिखते हैं, यानी कि जो भी हमें अपने पूरे लेटर में लिखना है वो लिखते हैं। बॉडी ऑफ लेटर को 3 पैराग्राफ में बांटा गया होता है। सबसे पहले ओपनिंग पैराग्राफ, जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। फिर उसके बाद होता है हमारा मेन पैराग्राफ, यानी कि जिसके अंदर हम अपनी सारी प्रॉब्लम वगैरह बताते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा क्लोजिंग पैराग्राफ, यानी कि जिसके अंदर हम ये बताते हुए ख़त्म करते हैं कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड ये सारे कदम उठा सकते हैं, फिर ये उठाने चाहिए आपको। फिर उसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो जब हम अपना क्लोजिंग पैराग्राफ लिख देते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद हम अपना कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि लिखते हैं ना लेटर के बाद योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली वगैरह वगैरह, तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आते हैं। फिर योर्स ट्रूली सिंसियर लिखने के बाद हम अपने सिग्नेचर करते हैं एंड डेजिग्नेशन कि पोस्ट क्या है ना। अगर कोई सी बड़ी पोस्ट पे है तो आप पोस्ट लिखोगे, वरना नहीं लिखोगे, आप अपना नाम है वो सिग्नेचर करके छोड़ दोगे। तो ये हो गया पूरा हमारे लेटर का फॉर्मेट। लेकिन इसके बाद अगर रेफरेंस इनिशियल, यानी कि अगर आप ये लेटर जो है और किसी के भी मतलब किसी और के भी साइन करा रहे हो आप, तो ये जो रेफरेंस इनिशियल के अंदर दूसरे बंदों के साइन आ जाते हैं। जैसे कि ये लेटर किसने लिखा है, किसने बोला है, किसने सुना है, तो आप उन लोगों का अगर साइन कराना चाहो तो कर सकते हो। एनक्लोजर, यानी कि अगर इसके अंदर कोई और फाइल अटैच करना चाहो, यानी कि जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना है तो आप इसके द्वारा कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं एक बात आपको बता दूं, आप एग्जाम में सिर्फ यहीं पे छोड़ सकते हैं। आपका जो एग्जाम का पूरा फॉर्मेट था वो मैंने ऊपर आपको पूरा फॉर्मेट बता दिया, ये मैं आपको अभी एक्स्ट्रा चीज़ बता रही हूँ थोड़ी। अब ये पोस्टस्क्रिप्ट क्या होती है, यानी कि एक फ्रेंड्स अगर आप अपना पूरा लेटर लिख चुके हैं, ठीक है ना, आप ये सब करके कंप्लीट कर चुके हैं और आपको एकदम से याद आया कि अरे आपने कुछ गलती कर दी और आप कोई ज़रूरी बात भूल गए हैं, तो आप पोस्टस्क्रिप्ट यानी कि PS लिख के अपनी उस ज़रूरी बात को लेटर के नीचे सबसे नीचे उसको लिख सकते हैं लेटर ख़त्म होने के बाद भी। तो ये पूरा फॉर्मेट हो गया आपके लेटर राइटिंग का कि आपको लेटर कैसे लिखना है। अब हम देखेंगे हमारी रिपोर्ट राइटिंग कि हम रिपोर्ट राइटिंग कैसे करेंगे, ठीक। सो रिपोर्ट्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। रिपोर्ट्स जो होती है वो बहुत सारे प्रकार की हो सकती हैं। व्हेन इट्स कम टू राइटिंग, जब ये लिखने पे आता है कि रिपोर्ट्स कितने तरीके से लिखी जा सकती है, तो इसको हम 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होती है शॉर्ट रिपोर्ट, एक होती है लॉन्ग रिपोर्ट। अ शॉर्ट रिपोर्ट कैन बी सबमिटेड इन अ लेटर और अ मेमोरेंडम फॉर्मेट। जो शॉर्ट रिपोर्ट होती है उसको हम सबमिट करा सकते हैं लेटर के फॉर्मेट में या फिर मेमोरेंडम के फॉर्मेट में, कहते हैं फ्रेंड्स मेमो। फिर बाद में जो लॉन्ग रिपोर्ट होती है हमारे, उसको हम सबमिट कराते हैं कंबाइंड स्ट्रक्चर की फॉर्म में। तो अभी हम देख रहे हैं हमारे शॉर्ट रिपोर्ट के जो तरीके थे। फर्स्ट है हमारा मेमोरेंडम फॉर्मेट। तो टू फॉलो द मेमोरेंडम फॉर्मेट इज अ सिंपल वे ऑफ प्रेजेंटिंग द रिपोर्ट, यानी कि मेमोरेंडम फॉर्मेट जो होता है उसको फॉलो करने के लिए बहुत अपनी जो पूरी रिपोर्ट होती है उसको बहुत सिंपल तरीके से प्रेजेंट करना होता है इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे कि कैसे, सबसे पहले ऊपर टॉप पे लिखते हैं हम डेट, फिर डेट के बाद आता है नेम ऑफ रिसीवर, यानी कि हम ये जो रिपोर्ट है वो किसको भेज रहे हैं। फिर उसके बाद आता है
नेम ऑफ रिसीवर के बाद राइटर्स का नेम यानी कि कौन लिख रहा है इसको। देन सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्ट यानी कि राइटर का नेम लिखने के बाद आता है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्ट यानी कि रिपोर्ट जो है किस टॉपिक से रिलेटेड लिखी गई है, उसका विषय क्या है। फिर उसके बाद हम फॉलो करते हैं एक्चुअल टेक्स्ट और कंक्लूजन को, यानी कि उस पूरे हमें क्या क्या लिखना है उससे रिलेटेड और उसका कंक्लूजन क्या है। तो इसके अंदर अब हम अपने रिपोर्ट से रिलेटेड सारी बातें लिख देते हैं कि हमें अपने रिपोर्ट में क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो अब उसका पूरा फॉर्मेट देखते हैं फ्रेंड्स। और एक और बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, रिपोर्ट हम जब भी लिखेंगे हम उसको ऐसे बॉक्स के अंदर बंद करेंगे, उसके चारों तरफ हम एक बॉक्स बनाएंगे। तो मेमोरेंडम फॉर्मेट में सबसे पहले हम डेट लिखते हैं, फिर टू यानी कि हम किसको रिसीव यानी कि रिसीवर का नाम लिखते हैं, फिर फ्रॉम यानी कि हम राइटर का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद जस्ट आता है सब्जेक्ट यानी कि हम किस विषय से रिलेटेड लिख रहे हैं, फिर उसके बाद एक्चुअल टेक्स्ट यानी कि जो भी हम रिपोर्ट में बाकी सारी बातें लिखते हैं फिर वो सब लिखते हैं, फिर उसके बाद हम पूरा कंक्लूजन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम अपना सिग्नेचर कर देते हैं और हम अपनी रिपोर्ट को ऐसे बॉक्स के अंदर फिनिश कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा मेमोरेंडम फॉर्मेट, ठीक है। अब हम देखेंगे अपना लेटर फॉर्मेट कि लेटर फॉर्मेट पर जो रिपोर्ट की लिखी जाती है तो उसको भी हम ऐसे बॉक्स के अंदर ही लिखते हैं। सबसे पहले डेट लिखेंगे, फिर सैल्यूटेशन लिखेंगे यानी डियर सर या मैम जो भी हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अपनी बॉडी ऑफ रिपोर्ट लिखते हैं यानी कि रिपोर्ट में हमें क्या क्या बताना है वो सब कुछ, फिर लेटर की तरह कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हैं यानी कि योर सिंसियरली ट्रूली वगैरह, फिर उसके बाद सिग्नेचर कर देते हैं। तो ये हमारा लेटर फॉर्मेट हो गया फ्रेंड्स। इसको लेटर के जो पूरा फॉर्मेट मैंने बताया था ना थोड़ा उसी की तरह है। अब हम देखेंगे हमारे स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट। सो व्हाइल राइटिंग अ रिपोर्ट वन मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस या फिर क्वेश्चन केयरफुली बिफोर राइटिंग, यानी कि जब कोई रिपोर्ट लिखने चलता है तो उसको सबसे पहले जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं फिर क्वेश्चन दिया जाता है उसको सबसे पहले लिखने से पहले उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए कि उसे रिपोर्ट लिखनी किस टॉपिक से रिलेटेड है। फिर कलेक्ट अप्रोप्रिएट मटेरियल टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट, फिर उसको इकट्ठा करना चाहिए वो सारा मटेरियल जिसकी मदद से वो अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर कर सके, यानी कि उसे सारी वो डाटा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए। एग्जाम में क्या होता है आप थोड़ी इधर उधर से इकट्ठी कर सकते हो, नहीं, बस आपको अपने माइंड में सोच लेना चाहिए कि हाँ मुझे इसके अंदर क्या क्या लिखना चाहिए। देन आउटलाइन ऑफ रिपोर्ट इज प्रिपेयर, तब जब अपने माइंड में आप एक बार आउटलाइन रिपोर्ट की प्रिपेयर कर लेते हो कि आपको कैसे कैसे करना है। सो वन हैज़ टू फिल द रेलेवेंट डिटेल्स, फिर आपको रेलेवेंट डिटेल्स यानी कि जो भी रिलेटेड डिटेल्स होती हैं वो फिल करनी चाहिए। आफ्टर राइटिंग टास्क इज डन स्टिल मच नीड्स टू बी डन, यानी कि जब आप अपना लिखने का काम पूरा ख़त्म कर दो तब भी आपके पास बहुत सारा काम बचता है, जैसे कि रिव्यूइंग करनी चाहिए, अपनी पूरी रिपोर्ट को एक बार देखना चाहिए, एडिटिंग करनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बिल्कुल राइटिंग की तरह। कीपिंग पर्पस एंड रीडर्स ऑफ अ रिपोर्ट इन माइंड रिव्यू इट फॉर द कंटेंट, यानी कि उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर कि रीडर को ये जो रिपोर्ट है वो किस तरीके से दी जा रही है, यानी कि रीडर को रिपोर्ट किस लिए दी जा रही है उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर आपको अपने पूरे कंटेंट को रिव्यू करना चाहिए कि आपने कोई बात छोड़ तो दी नहीं है, कोई गलती तो नहीं कर दी है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट थिंग इज टू लुक फॉर ग्रामर, स्पेलिंग एंड एक्सप्रेशन एक्यूरेसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, फाइनली फॉर्मेट एंड रिपोर्ट इज रेडी, यानी कि फिर उसके बाद आता है कि आपको ये देखना चाहिए कि आपकी ग्रामर या फिर कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं है, या फिर आपने कोई बात जो उसको ढंग से तो मतलब कोई गलत तो नहीं लिख दिया, आपके एक्सप्रेशन जो आपने बात कही है वो सही तरीके से तो कही है, और जो आपने अपना कंटेंट जो जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है वो तो ठीक है ना। और जब अगर आप ये सब भी चेक कर लो तो फिर जो आपका फॉर्मेट और रिपोर्ट होती है वो तैयार हो जाती है। तो ये पूरा तरीका होता है कि रिपोर्ट को भी किस तरीके से लिखते हो, फॉर्मेट मैंने आपको बता ही दिया है। आई होप आपको ये जो हमारी यूनिट थी राइटिंग स्किल्स ये समझ आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछेगा जरूर। और हमारी जो कम्युनिकेशन बुक थी वो भी कंप्लीट हो गई है इस वीडियो के साथ साथ। आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो जरूर कीजिए।